मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। कल हम उदारवाद के बारे में बात कर रहे थे और उदारवाद की हमने मीनिंग डेफिनेशन देखी, उसका परिचय देखा, उसकी पृष्ठभूमि उदय कारणों की चर्चा की। अब हम देखेंगे उदारवाद के जो मूल सिद्धांत हैं और उनके जो राज्य के उद्देश्य और कार्य के संबंध में जो उदारवाद है उनकी हम बात करेंगे। राज्य के उद्देश्यों और कार्यों के संबंध में उदारवादियों को सदैव एक ही दृष्टिकोण नहीं रहा और संबंध उनकी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रही। इस संबंध में उदारवाद के प्रमुख रूप से दो रूप बताए गए, एक परंपरावाद उदारवाद और दूसरा आधुनिक जनतांत्रिक उदारवाद। अब पहले देखें परंपरागत उदारवाद क्या है। मूल रूप से उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचारी शासन और व्यवस्था के विरुद्ध एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में हुआ और परंपरागत उदारवाद का मूल तत्व स्वतंत्रता ही रहा। जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल को इस परंपरागत उदारवाद का प्रतिनिधि विचारक कहा जा सकता है। प्रोफेसर हाबहाउस ने अपने उदारवाद शीर्षक ग्रंथ में परंपरागत उदारवाद के 9 मूल सिद्धांत बताए, जो निम्न हैं। पहला, नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी क्या है। नागरिक स्वतंत्रता शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करती है और उसका कथन है व्यक्तियों पर व्यक्तियों को नहीं, कानूनों को प्रभुत्व प्राप्त होना चाहिए। मध्ययुग की सामंती व्यवस्था में सामंत वर्ग के वर्गीय विशेष अधिकारों में बोलबाला था और व्यक्तियों को अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। सामंत वर्ग के द्वारा व्यक्तियों को मनमाने तरीके से सताया जाता था, उन्हें कारागृह में डाल दिया जाता था, उनकी संपत्ति को छीन लिया जाता था और नागरिक स्वतंत्रता के आदर्श द्वारा इस स्वेच्छाचारिता का विरोध किया गया और इस बात का प्रतिपादन किया गया कि व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है वित्तीय स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। मध्ययुग के निरंकुश शासकों द्वारा अनेक बार जनता पर मनमाने कर लगा दिए गए और नागरिक चेतना के उदय के साथ इस बात पर बल दिया गया कि नागरिकों पर उनके प्रतिनिधियों की इच्छा के बिना कोई कर नहीं लगाए जाएंगे। उदारवादी संपत्ति को व्यक्तियों का एक पवित्र अधिकार मानते हैं, इसलिए उनके द्वारा ये कहा गया कि नागरिकों पर कर लगाने का अधिकार जनप्रतिनिधियों के बहुमत को ही हो सकता है। इसका अर्थ है उत्तरदायी शासन। और 18वीं सदी के अंत में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इसी प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ। प्रसिद्ध नारा था, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारवादियों के द्वारा सदैव व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया गया। उनके द्वारा शासकीय और धार्मिक निरंकुशता का विरोध करते इस बात का प्रतिपादन किया गया कि व्यक्ति को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों के अंतर्गत स्वयं अपने संबंध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। व्यक्तियों के जीवन और उसके रहन सहन में राज्य और समाज को अन्य व्यक्तियों द्वारा उस समय तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सामाजिक हित की दृष्टि से इस प्रकार का हस्तक्षेप नितांत आवश्यक न हो गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार और भाषण की स्वतंत्रता, रहन सहन की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास आराधना की स्वतंत्रता आदि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जॉन स्टुअर्ट मिल का तो ये कहना था कि व्यक्ति को अपने जीवन के साथ साथ तरह तरह के प्रयोग करने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए यदि इसके प्रयोगों का समाज का अन्य व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव ना पड़े तो। और चौथी बात थी सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। उदारवादी चिंतन में सामाजिक स्वतंत्रता का भी विशेष महत्व रहा। सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि जन्म, संपत्ति, वर्ण, जाति, लिंग के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समाज के सभी व्यक्तियों को विकास के लिए समान और पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में स्वतंत्रता का उपभोग संभव नहीं है। विशेष प्रकार के पद, ऐसे व्यवसाय, उच्च शिक्षा की सुविधाएं, निगम और समुदाय की सदस्यता वंशानुगत गुणों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वर्ण इसके द्वारा सबके लिए खुले होने चाहिए। और पांचवी जो बात है वो है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। परंपरागत उदारवाद के संदर्भ में
आर्थिक स्वतंत्रता का ये अर्थ है कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन, उनके द्वारा संचालित उद्योग, व्यापार में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और मध्ययुग के सामंती राज्यों ने भूमि, वस्तुओं, संपत्ति के क्रय विक्रय, भाड़े पर श्रमिक रखने, धन उधार लेने देने पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे, हटाने की मांग की और इस बात पर बल दिया कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य द्वारा हस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर अपनाई जानी चाहिए। राज्य के द्वारा व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में मुक्त प्रयोगशाला के विचार को अपना लिया जाना चाहिए। वस्तुओं की मूल्य, उनके उत्पादन की मात्रा स्वयं निर्धारित करने के स्थान पर मांग और पूर्ति के नियम के द्वारा निर्धारित होने के लिए छोड़ दी जानी चाहिए। व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में संविदा की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उन्हें अपनी आर्थिक उन्नति के लिए संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। छठी बात है पारिवारिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है सभी व्यक्तियों को अपने परिवार के गठन, पारिवारिक जीवन बिताने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। स्त्रियों को विशेषकर विवाह, संपत्ति के क्षेत्र में पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। बच्चों को भी विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत माता पिता के दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए और माता पिता को उनके शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। सातवीं बात थी जातीय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवादी विचारक राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे और भौगोलिक और प्रशासकीय दोनों क्षेत्रों में स्वशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। वो जातीय समानता का भी समर्थन करते हैं, किंतु इस संबंध में एक विशेष और आपत्तिजनक बात ये देखनी आई कि कुछ उदारवादी विचारकों द्वारा किया गया जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन यूरोपीय राष्ट्रों और गोरी जातियों तक सीमित रहा। उदारवादी एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग का विरोध कर रहा है। उसके विचारक शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्यों के द्वारा परस्पर अधिक समीप आने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और नौवीं बात है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। हाबाउस के अनुसार उदारवाद की सबसे बड़ी विशेषता और सर्वोच्च देन है राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का नाम ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। वो चार चीज़ें सम्मिलित हैं जो नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, राजनीतिक मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त करने और उन पर स्वतंत्रतापूर्वक विवाद करने का अधिकार। इस प्रकार उदारवाद की राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का पर्यायवाची है। परंपरागत उदारवाद के इन सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए बहुत कुछ सीमा तक व्यक्तिवाद का सहयोगी दर्शन कहा जा सकता है। हम देखेंगे परंपरागत उदारवादी था जो जॉन स्टुअर्ट मिल, यदि बेंथम और जेम्स मिल की विचारधारा उसके अनेक प्रकार के उदारवाद दर्शन को सहायता प्रदान की गई, लेकिन उदारवादी दर्शन की पूर्ण अभ्यक्ति शर्तों में जॉन स्टुअर्ट मिल की विचारधारा में ही है। मिल ने उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए संघर्ष किया जो बेंथम और जेम्स मिल ने ग्रहण किए थे। अनुभव और परिस्थिति से पाठ ग्रहण करते हुए नागरिक अधिकारों को व्यापक बनाने पर बल दिया। प्रतिपादन किया कि स्त्रियों को भी नागरिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। मिल का विचार एक सत्य की प्रति वैज्ञानिक पद्धति और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर भी संभव है। उसके द्वारा विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया। लेखन, प्रकाशन, संगठन की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। ये स्वतंत्रताएं परस्पर पूरक हैं और सामुदायिक जीवन के लिए रोटी, पानी, हवा कभी कहीं जा सकती है। विचार स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता में राज्य और व्यक्ति के पड़ोसियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। विचार स्वतंत्रता का उस समय तक कोई उपयोग नहीं हो सकता जब तक उन्हें व्यक्त करने और उनके प्रसार हेतु संगठन स्थापित करने का व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त नहीं। व्यक्तियों को ये सभी स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए। यदि वह बहुसंख्यक वर्ग अपनी शक्ति के बल पर अल्पसंख्यक वर्ग की स्वतंत्रता पर आघात करना चाहें तो राज्य के द्वारा बहुसंख्यक वर्ग के हस्तक्षेप से अल्पसंख्यक वर्ग की स्वतंत्रताओं की रक्षा की जानी चाहिए और मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा के साधन के रूप में उनके द्वारा प्रतिनिधात्मक शासन का प्रतिपादन किया गया। उसका दृढ़ विश्वास एक राजनीतिक सामान्य हित का विषय है, इसलिए राज्य की नीति पर सामान्य नागरिक समुदाय को नियंत्रण होना चाहिए।
मिल के द्वारा अपनी विचारधारा का प्रारंभ एक परंपरावादी उदारवादी के रूप में किया गया, लेकिन शीघ्र ही उनके द्वारा अनुभव किया गया कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा तभी संभव है जब जन साधारण के लिए उचित प्रकार की सामाजिक स्थितियां विद्यमान हों। फोरियर, लुई ब्लो आदि की विचारधारा के अध्ययन से इस निष्कर्ष पहुंचा कि राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रश्न संपत्ति और उस पर नियंत्रण के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। पूंजीवाद में व्याप्त भीषण निर्धनता, बेकारी पूंजीवादी व्यवस्था के ही दुष्परिणाम। राज्य के द्वारा उचित वेतन, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था, समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। समाज की उत्पादन क्षमता और मानवीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही विरोध नहीं किया गया। सत्रहवीं सदी को समझौतावादी विचारक जॉन लॉक की विचारधारा में उदारवाद के दोनों रूप, पुरातन उदारवाद, नवीन उदारवाद के दर्शन होते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जा सकता है कि उसने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया। लॉक ने इस बात को कभी नहीं भूला कि शासकीय की शक्ति की मर्यादाएं निर्धारित की जानी चाहिए, मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध न हो सके। सामाजिक समझौते सिद्धांत की संपूर्ण व्यूहरचना मानवीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर की गई। हाब्स और प्रिफर्ड द्वारा सामाजिक समझौते के आधार पर राजनीतिक संघ के निर्माण की पद्धति शासकीय सत्ता की असीमितता का प्रतिपादन करने के लिए अपनाई गई। लॉक की धारणा की प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त है और राजनीतिक समाज की स्थापना के साथ उनके अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रहे। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार प्रभु समाज के अधिकारों को ठीक वैसे ही सीमित करते हैं। प्राकृतिक अवस्था में ये अधिकार अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित करते हैं। शक्ति का दुरुपयोग न किया जा सके, इसलिए लॉक ने शक्ति सिद्धांत विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बिल्कुल अलग अलग रखना चाहता है। दोनों शक्तियों के एक ही स्थान पर केंद्रित होने के लिए स्वतंत्रता का खतरा उत्पन्न हो सकता है। लॉक इस दृष्टि से प्रमुख उदारवादी है कि लॉक के दर्शन में व्यक्ति, उसके उद्देश्य और हित चिंतन को ही सर्वोपरि स्थान दिया गया। प्रोफेसर बाइन का कथन है कि लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का आधार व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य व्यक्ति की प्रभुत्ता को सुरक्षित रखना। राजनीतिक उदारवाद को एक बहुत बड़ी देन धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत है। उसके विचारक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। व्यक्ति को छूट होनी चाहिए कि वो जो धर्म चाहे माने और चाहे जिससे संप्रदाय सदस्य है। निसंदेह रूप से लॉक व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति इतने अधिक जागरूक थे कि उनके द्वारा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान किया और मानवीय स्वतंत्रता के इस रक्षक को उदारवाद की आत्मा का नाम दिया गया।